Hello students, welcome to my channel. So today we are going to start our new chapter, and chapter is electrical capacitance. In this chapter a small topic is conductor and insulator, which we already done in first chapter. So you can watch my previous video about conductor and insulator. In that video I explained conductor and insulator very well. So now taking the first topic of chapter electrical capacitance, free charge and bound charge. तो देखिए ये जो आपके टॉपिक हैं, चाहे कंडक्टर इंसुलेटर हो, फ्री चार्ज, बाउंड चार्ज हो, ये जो टॉपिक है ये आपके केमिस्ट्री में भी है। तो अगर आप यहाँ करते हैं तो उसका बेनिफिट आपको वहाँ पर भी मिलेगा। सो देखिए टॉपिक है फ्री चार्ज एंड बाउंड चार्ज। तो फ्री चार्ज और बाउंड चार्ज कौन से होंगे वो हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे, यानी कि कंडक्टर और इंसुलेटर से ही रिलेटेड है वैसे तो ये टॉपिक, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एटम की। तो एटम के अंदर जो इनर पार्ट होता है वो हम लोग जानते हैं पॉजिटिव होता है, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसके अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उसके बाहर अलग अलग शेल में वैलेंसी करते हैं, इसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। इस तरीके से किसी एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके अकॉर्डिंग पाउली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट में, उसके बाद सेकंड में, उसके बाद थर्ड में, इस तरीके से फिल किए जाते हैं। तो यहाँ पर इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो इनर इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि जो इनर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है, यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा, अब इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव है और न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिव है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पर लगेगा, यानी कि जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचे रहता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपने से बांधे रखता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इसके साथ में बाउंड है, तो जो इनर शेल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं बाउंड चार्ज, ठीक है। अगर बात करें इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर के लिए यहाँ पर जो आउटर शेल्स होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स भी बाउंड चार्ज होते हैं, क्योंकि वो यहाँ न्यूक्लियस के साथ में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से बंधे हुए होते हैं। जबकि अगर बात करें कंडक्टर्स की, यानी कि मेटल्स की, तो मेटल के जो आउटर मोस्ट शेल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देखिए इनर शेल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो बाउंड होते हैं यहाँ पर, जो कि कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बंधे हुए हैं, इतने फ्री नहीं है कि वो यहाँ पर कंडक्शन में पार्टिसिपेट करे, फ्रीली घूम सके, और जब इसके ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाए तो वो यहाँ पर करंट को एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करने में हेल्प कर सके, ठीक है, इतने फ्री नहीं होते हैं। तो ये तो जो है ये यहाँ पर बाउंड चार्ज होंगे, लेकिन जो आउटर मोस्ट यानी कि इससे बाहर भी हो सकता है, देखो, ठीक है। तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये क्या होते हैं कि यहाँ पर वीक इंटरेक्शन होता है इनके बीच में, न्यूक्लियस और इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में वीक इंटरेक्शन होता है, तो यहाँ पर ये इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से बंधे हुए नहीं होते हैं, तो ये इतने फ्री होते हैं कि ये कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकें, ठीक है। तो ये जो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं फ्री चार्ज, ठीक है। तो बाउंड चार्ज और फ्री चार्ज की थ्योरी यहाँ से आती है हमारे पास में, कि जो इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो होंगे बाउंड चार्ज, या फिर अगर इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर के लिए इसके ऑलमोस्ट सभी शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या उनमें से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन में से सिर्फ और सिर्फ कोई एक इलेक्ट्रॉन जो है वो भी हाई टेम्परेचर पर इन इलेक्ट्रॉन को फ्री करवा कर, इनमें से किसी एक इलेक्ट्रॉन को फ्री कराकर थोड़ा बहुत कंडक्शन हमें मिलता है। अदरवाइज़ यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री नहीं होता है कंडक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन अगर कंडक्टर की बात करें, जैसे कि मेटल्स की अगर बात करें, तो मेटल्स के अंदर जो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री होते हैं कंडक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन जो इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, जो फ्री होते हैं
वही कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम लोग फ्री चार्ज बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे पास में कॉन्सेप्ट हुआ फ्री चार्ज एंड बाउंड चार्ज। सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल ही ये टॉपिक है, तो आप लोग इसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। वीडियो जो कि मैं आपको बोल रही हूँ उसी की हेल्प से आप थोड़ा बहुत इसके अंदर छोटी छोटी डेफिनेशन और थोड़े बहुत शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। तो आज के जितने भी हम लोग टॉपिक ले रहे हैं वो सारे के सारे थ्योरेटिकल हैं, तो मैं आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, और हो सकेगा तो बीच में आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं वो बता दूंगी मैं। बाकी आप लोग वीडियो देखकर पॉज कर आसानी से साथ साथ में नोट्स बना सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट फ्री चार्ज एंड बाउंड चार्ज का। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस एंड पोलराइजेशन। डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस एंड पोलराइजेशन। सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस और उसके बाद में पोलराइजेशन। सो डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस जिनको अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उनमें से करंट तो फ्लो नहीं होती है, यानी कि करंट को फ्लो होना अलाउ नहीं करते हैं, कंडक्टर टाइप के नहीं होते हैं, लेकिन जब उनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो शो करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस कारण से शो करते हैं उसका भी रीज़न हम लोग देखेंगे। सो डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस के एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस के एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे कि ऑयल, पेपर, वैक्स। सो ये सारे जो एग्जाम्पल है, एबोनाइट, ये भी डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस का ही एग्जाम्पल है। सो देखो डाई इलेक्ट्रिक, वैसे तो देखा जाए तो अगर सभी जितने भी तरीके के सब्सटेंस होते हैं वो डाई इलेक्ट्रिक ही होते हैं, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरीके के इलेक्ट्रिक पोल होते हैं, और वो जितने भी तरीके के सब्सटेंस होते हैं नेचर में वो सभी में ही पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पार्ट होते हैं, क्योंकि पॉजिटिव न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ जो है वो रिवॉल्व करते हैं। सो इसका मतलब अगर वैसे देखें तो टेक्निकली सभी जितने भी सब्सटेंस हैं वो सब के सब डाई इलेक्ट्रिक हैं, लेकिन यहाँ जिन डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस की हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो इनकी प्रॉपर्टी क्या है, ये वो तरीके के सब्सटेंस है जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में करंट तो शो नहीं करते हैं लेकिन इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। और इसका रीज़न ये है कि डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस है उसके अंदर पॉजिटिव पार्ट भी है और नेगेटिव पार्ट भी है। जब उनके ऊपर एक्सटर्नल, देखो जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया हुआ है, किसी भी तरीके का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो उस केस में तो उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो एक छोटे से डायग्राम के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं कि अगर इस तरीके से अगर ये मॉलिक्यूल्स हैं किसी भी सब्सटेंस के, तो जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एकदम से रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, यानी कि इस तरीके से ये बिखरे हुए होते हैं, तो इनका कोई भी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, क्योंकि वैसे तो पॉजिटिव और नेगेटिव है तो इनका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके लिए डाइपोल मोमेंट भी होगा, लेकिन इन सभी जो मॉलिक्यूल्स हैं उन सब का डाइपोल मोमेंट अलग अलग डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग टोटल इस सब्सटेंस के लिए अगर डाई इलेक्ट्रिक मोमेंट अगर हम लोग देखेंगे तो सबका जब टोटल करेंगे यहाँ पर, तो ये सबकी डायरेक्शन एक दूसरे को कैंसिल कर देगी, और यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट है P वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, क्योंकि इन सब की वजह से डाइपोल मोमेंट जो है वो 0 हो जाएगा एवरेज जब लेंगे हम लोग। ठीक है, एवरेज जब लेंगे तो ये सारा का सारा जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि इन सब की डायरेक्शन जो है, देखिए इसकी डायरेक्शन अगर देखेंगे
तो इस तरीके से इसकी डायरेक्शन यहाँ इस तरीके से होगी, इस तरीके से होगी, यहाँ ऐसे होगी, इधर। तो ये इन सब की वजह से जो है यहाँ पर डायरेक्शन अलग अलग होगी। तो एवरेज जब हम लोग लेंगे तो यहाँ पर टोटल जो है वो 0 आ जाएगा। तो ये बात चल रही है इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोग देखेंगे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्रेजेंट हो तब किस तरीके से डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस बिहेव करेंगे। सो अब हम लोग नेक्स्ट कंडीशन कर रहे हैं, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है यहाँ पर, तो उस कंडीशन में ये डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस किस तरीके से बिहेव करेगा। तो देखिए, एक फिक्स वॉल्यूम डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस का हम लोगों ने ले रखा है। जब उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में रखा है, तो ये जो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ये अपने आप को अरेंज कर लेंगे, ठीक है, रीअरेंज कर लेंगे, क्योंकि अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में हम लोगों ने रखा है। तो क्योंकि प्लस और माइनस इन दोनों ही चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा, ठीक है। तो प्लस जो चार्ज है उस पर हमेशा फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है यहाँ पर इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो प्लस जो चार्ज होता है उस पर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, एंड जो माइनस चार्ज है उसके ऊपर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। जैसा कि मैं आप लोग को फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इनकी डायरेक्शन, इनके ऊपर फोर्स, सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो प्लस चार्ज है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगा, और माइनस जो चार्ज है वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। सारे जो मॉलिक्यूल्स है वो अपने आप को इसी तरीके से अरेंज कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से सारा पॉजिटिव देखो इस साइड में जा रहा है, क्योंकि प्लस पर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में और माइनस पर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस तरीके से रीअरेंज कर लेंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर इसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड पर इफेक्ट होगा, डाइपोल मोमेंट पर इफेक्ट होगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कंडक्शन में कोई भी तरीके का कंट्रीब्यूशन इसका नहीं होगा, ठीक है। जबकि कंडक्टर को जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो वहाँ पर हमें करंट फ्लो होती है कंडक्टर के थ्रू, तो कंडक्शन कराया जा सकता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। लेकिन यहाँ पर डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस को जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें मिलेगा, कंडक्शन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, इन सब की वजह से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में यहाँ पर डाइपोल मोमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो जाएगी जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में ही होगी, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही यहाँ पर हमें मिलेगा। तो ये तो हो गया है डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस, ठीक है। और पोलराइजेशन की भी डेफिनेशन हमारे पास में यहीं से ही आ जाएगी कि जब यहाँ पर इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो देखो यहाँ पर क्या है, इसका पॉजिटिव जो है वो एक साइड में हो गया है और नेगेटिव जो है वो एक साइड में हो गया। तो ये जो चीज़ हो रही है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफेक्ट हो रहा है, इसी को ही हम बोलते हैं पोलराइजेशन, क्योंकि टू टाइप के पोल्स जो है वो डिफरेंट यहाँ पर सेपरेट हो जाते हैं। एक तरीके से कोई भी मॉलिक्यूल है उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरीके के पार्ट हैं, लेकिन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं, दो तरीके के पोल बन जाते हैं एक ही एटम के अंदर। पोलराइजेशन में पहले भी आप लोग को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, एक टॉपिक में कहीं पर हमारे पास में आया था तो वहाँ पर मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया था। सो वही चीज़ है यहाँ पर भी, डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस को जब हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि उसके अंदर दो तरीके के पोल बन जाते हैं और वही चीज़ है यहाँ पर पोलराइजेशन। सो यहाँ से हम लोग पोलराइजेशन की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं।
द इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट in a dielectric substance in the presence of external electric field is called the polarization of dielectric substance. इसको आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये तो हो गया है डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस एंड पोलराइजेशन। अब हम लोग डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के भी टाइप हम लोग देखेंगे। सो डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स एंड सेकंड नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। Dielectric substance are of 2 types. Polar dielectrics and second non-polar डाइइलेक्ट्रिक्स। सो सबसे पहले हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। सो पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स वो डाइइलेक्ट्रिक्स होते हैं जिनके अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट का सेंटर जो है वो सेपरेट होता है, एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। सो यहाँ पर हम लोग डायग्राम के थ्रू देखेंगे। एब्सेंस में क्या होता है कि सब्सटेंस में मॉलिक्यूल के अंदर प्लस और माइनस सेपरेट तो होता है, पर क्योंकि ये इस तरीके से इनका जो अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है, बिखरा हुआ होता है, यानी कि रैंडम होता है, कुछ फिक्स इनकी डायरेक्शन नहीं होती है। तो जब बात करते हैं एवरेज की, ठीक है, अगर सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल की बात करें तो इनके लिए यहाँ पर परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। लेकिन अगर एवरेज की बात करें पूरे एक सब्सटेंस के लिए, ठीक है, कुछ भी अगर अमाउंट हम लोगों ने ले रखा है तो एब्सेंस में इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो 0 हो जाता है। ठीक है, हर एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट तो है लेकिन नेट डाइपोल मोमेंट जो है वो 0 हो जाता है, यानी कि एवरेज जब हम लोग लेते हैं किसमें, एब्सेंस में। लेकिन प्रेजेंस की बात करें तो प्रेजेंस को भी हम लोग डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो इसके अंदर क्या होगा, अरेंजमेंट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। प्लस जैसे कि पहले हम लोगों ने डायग्राम बनाया था, प्लस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाएगा और माइनस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। इस तरीके से मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट हो जाएगा। तो अगर पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की बात करें तो डाइपोल मोमेंट तो पहले भी था, लेकिन अब क्योंकि इनकी डायरेक्शन भी फिक्स हो गई है तो नेट जो है वो इक्वल टू 0 नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इनकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में
पी वेक्टर हो जाएगा और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो हो गया है पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स। नेक्स्ट हम लोग ले रहे हैं नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स। तो नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स के लिए देखिए, नाम से पता चल रहा है नॉन पोलर, यानी कि वो डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस जिसके अंदर जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट का सेंटर जो है वो एक दूसरे के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, यानी कि सेपरेट नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के जो डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस होते हैं उनको बोलते हैं नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स। एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं इसके। H2, CO2, N2, इस तरीके जितने भी सब्सटेंस होते हैं ये सब के सब डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस, नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस हो जाएंगे, क्योंकि देखिए H और H, ठीक है, N, N, इनके अंदर जो बॉन्ड होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, कोई भी प्लस और माइनस सेपरेट नहीं होता है। तो इस तरीके के जो सब्सटेंस होते हैं उनको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। तो एब्सेंस एंड प्रेजेंस में इनका बिहेवियर भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसके अंदर देखिए एब्सेंस में इनके जो पोल्स हैं वो एक दूसरे के अंदर मिक्स होते हैं, सेपरेट नहीं होते हैं। तो इसमें क्या होता है, प्लस और माइनस एक जगह ही होता है इनका। ठीक है, उसी के अंदर सेपरेट नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए उसको राउंड शेप में मैं बता रही हूँ। तो ये तो बात कर रहे हैं हम लोग एब्सेंस की, लेकिन प्रेजेंस में अगर बात करें, प्रेजेंस मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर पोलराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, और जो प्लस और माइनस है वो थोड़े से सेपरेट हो जाएंगे। तो पॉजिटिव अलग होगा और नेगेटिव अलग होगा, क्योंकि इन पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक जो फोर्स लग रहा है ना उसके कारण। ठीक है, अदरवाइज तो इनके जो सेंटर थे वो मिक्स थे। देखो ये जो राउंड शेप में इसीलिए मैंने शो कर रखा है, क्योंकि प्लस और माइनस सेपरेट नहीं है। लेकिन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही लगाएंगे ना तो ये सेपरेट हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। तो ये प्रेजेंस में थोड़ा सा सेपरेशन हो जाएगा यहाँ पर पोल्स का, तो यहाँ पर पोलराइजेशन हो जाएगा। एब्सेंस में इनके सेंटर जो है वो एक जगह ही रहते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं। सो इस तरीके के जो सब्सटेंस है ये हो जाएंगे नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। अब बात कर रहे हैं पोलराइजेशन की। ठीक है, तो यहाँ पर पोलराइजेशन जो है देखिए डिपेंड किस पर कर रहा है, डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड पर। ठीक है, क्योंकि पोलराइजेशन कब होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तभी तो होता है यहाँ पर। यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें कि पोलराइजेशन कितना होगा तो वो डिपेंड करता है कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगाया है। अगर हम लोग वीक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो पोलराइजेशन जो है वो कम होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो पोलराइजेशन भी जो है वो ज़्यादा होगा। यानी कि अगर हम लोग इनके बीच रिलेशन देखें पोलराइजेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच, तो पोलराइजेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है उसी को हम लोग पोलराइजेशन बोल रहे हैं, क्योंकि डाइपोल मोमेंट तभी होगा जब पोलराइजेशन होगा। इसलिए पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि देखो एक कितना भी वॉल्यूम आप ले सकते हो सब्सटेंस का। ठीक है, इसलिए पर यूनिट वॉल्यूम हमेशा आप लोगों को मैंने बताया कि डेफिनेशंस जो है हमेशा यूनिट के लिए बनती है। ठीक है, तो पर यूनिट वॉल्यूम डाइपोल मोमेंट जो है उसको बोलते हैं हम लोग पोलराइजेशन वेक्टर, पी वेक्टर से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं। और वो किस पर डिपेंड करता है, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करता है। यानी कि पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इक्वल का साइन आएगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, तो एक्साई ई एक कांस्टेंट आ गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज इट इज। एक्साई ई जो है यहाँ पर ससेप्टिबिलिटी ऑफ डाई इलेक्ट्रिक है, जो कि एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। एक्साई ई इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, स्पेलिंग पर ध्यान मत देना यहाँ पर, कांस्टेंट या फिर
ससेप्टिबिलिटी ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, ये हो जाएगा ससेप्टिबिलिटी ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है ससेप्टिबिलिटी? ये पोलराइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और देखिए ये जो है ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, क्योंकि एक्साई ई इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में पी वेक्टर अपॉन ई वेक्टर। पी वेक्टर जो कि पर यूनिट वॉल्यूम डाइपोल मोमेंट है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी जो डायमेंशन है वो सेम ही आएगी यहाँ पर। तो ये एक कांस्टेंट है जो कि रेशियो है सेम ही डायमेंशन के क्वांटिटीज़ का, तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ठीक है, ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा यहीं तक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, टॉपिक आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आगे के वीडियोस आपसे मिस नहीं हो। कोई भी क्लास मिस करना, यानी कि जो बीच में जो है वो डाउट्स क्रिएट करना, ठीक है, तो आप लोग कोई भी क्लास मिस मत करो। और प्लीज़ वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा है ना, तो अपने और स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करना मत भूलना। सो मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक अब तक जितने भी टॉपिक आप लोग के हो चुके हैं उनको अच्छे से आप लोग तैयार कर लो और अच्छे तरीके से अपने टाइम का यूज़ करते रहो, स्टडी करते रहो टाइम टू टाइम। रेगुलरिटी जो है वो बहुत कुछ इफ़ेक्ट डालती है, कोई भी फील्ड हो, लेकिन अगर आप रेगुलरिटी रखते हो तो उसके अंदर आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। लेकिन ऐसा अगर आप करते हो कि आज स्टडी कर लिया, कल नहीं किया, आज हाफ आवर किया है, कल 1 आवर किया है, किसी दिन आपने 5 आवर कर लिया है, उससे इतना इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर आप हर सब्जेक्ट के रेगुलर 1 आवर जो है वो फिक्स कर लेते हो, ठीक है, तो ये रेगुलरिटी आप देखेंगे ईयर के एंड तक आपको इतना कुछ अचीव करवाएगी। आपका सब्जेक्ट जो है वो, क्योंकि अगर आप हर सब्जेक्ट को 1 आवर देते हो तो टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं होता है, स्टार्ट से आप इतना देते रहते हो तो लास्ट तक आप पर इतना बर्डन भी नहीं आता है। ठीक है, तो आप इस अभी से ही देखिए बहुत सारे टीचर्स जो हैं आपको जब लास्ट के 3 मंथ बचते हैं या लास्ट के 2 मंथ्स बचते हैं तो आप लोगों को स्ट्रेटजी तैयार करके देते हैं। वो इफ़ेक्टिव हो सकती है या इन सम केस वो इफ़ेक्टिव हो सकती है, लेकिन इससे बेहतर स्ट्रेटजी नहीं हो सकती कि आप अभी से ही रेगुलर 1 आवर अपने हर सब्जेक्ट को दीजिए। ज़रूरी नहीं है सिर्फ फिज़िक्स की ही बात करूँगी मैं, आप हर सब्जेक्ट को 1 आवर दीजिए और लास्ट तक आप देखेंगे कि कितना अच्छा रिजल्ट निकल कर आएगा उस चीज़ का। सो आज से ही यही स्ट्रेटजी तैयार कर लीजिए। बाकी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग स्ट्रेटजीज़ वो बाद की बात होती है, लेकिन स्टडी के लिए इससे बेहतर कोई स्ट्रेटजी नहीं हो सकती है। रेगुलरिटी सबसे इम्पोर्टेंट बात है स्टडी के लिए। अगर स्टूडेंट लाइफ की बात करें तो उसके अंदर डिसिप्लिन एंड रेगुलरिटी, इससे बेहतर और कोई चीज़ नहीं हो सकती है। सो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। सो मिलेंगे हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में।